जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में भी क्यों फेल हो रहे हैं छात्र। आखिर जब सरकार ने सभी छात्रों को मौका दिया है ऑनलाइन परीक्षा के बारे में कि घर बैठे बैठे आपको उत्तर पुस्तिका का लेखन करना है और एक समय सीमा के अंदर आपको जमा करना है, फिर भी छात्र तमाम तरह की गलतियां कर रहे हैं जिससे छात्रों को नंबर कम मिल रहे हैं या बड़े मुश्किल से पास हो रहे हैं, या यूं कहें कि कुछ छात्र तो फेल हो जा रहे हैं। मैं अपने अनुभव को आपको शेयर करूं तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तमाम बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा में शामिल किया गया था। पिछले बार भी कुछ बच्चों को प्रमोशन और कुछ बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति मिली थी। पिछले वर्ष भी बच्चों ने यही गलतियां की थी जिससे बच्चों को कम नंबर मिले, या कुछ बच्चे कहें कि बड़े मुश्किल से पास हुए, और कुछ बच्चे तो इस हद तक थे कि वो फेल तक हो गए। और उसी गलतियों को बच्चों ने फिर से दोहराई है और तमाम तरह की गलतियां की हैं जिससे बच्चे फेल हो रहे हैं, कम नंबर पा रहे हैं या बड़े मुश्किल से पास हो रहे हैं। तो मैं 80% छात्रों को ऐसा गलती करते देखा हूं। उनकी उत्तर पुस्तिका जांचने में मामला सामने आया है कि बच्चों के उपलब्धि या प्राप्तांक बड़े कम आ रहे हैं। इसके कुछ कारण है जिसको मैंने डिफाइन किया, ढूंढा, और तब जाके जानकारी मिली कि क्या क्या कारण है जिनसे बच्चे नंबर कम पा रहे हैं या कुछ बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो उन सभी कारणों की चर्चा करूंगा और उन सभी दुर्व्यवस्थाओं से आप कैसे बचें और अच्छा नंबर प्राप्त करें, इसके बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के बारे में चर्चा करूंगा आज। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, जिससे कि आप जान पाएंगे कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसको फॉलो करने से आप अपने ऑनलाइन परीक्षा में भी बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करता हूं, बने रहिए आखिरी तक। सबसे पहला मुद्दा हमारा है उत्तर पुस्तिका का चुनाव। आज मार्केट में इस तरह का एक माहौल आ गया है कि उत्तर पुस्तिका बेचने की जो होड़ लगी है, पहले उत्तर पुस्तिका 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, कंपटीशन का दौर इस दौर में बढ़ गया है कि उत्तर पुस्तिका की साइज छोटी होती जा रही है। जो मैन्युफैक्चरर हैं कम रेट पर अपने मार्केट को बनाने के लिए कम रेट पर उत्तर पुस्तिका बेचने के चक्कर में उन्होंने उत्तर पुस्तिका की क्वालिटी को बिल्कुल डल सा कर दिया है। आप देखेंगे मार्केट में छोटी साइज की उत्तर पुस्तिका मिल रही है, उसका जो पेज है इतना कमजोर है कि आप एक साइज लिखेंगे 2-3 पन्ने पीछे और छप जा रहे हैं। तो ये सब बातें बड़ी विसंगति करती हैं। देखिए सर, पेज का चुनाव, आप जब उत्तर पुस्तिका का खरीदने जा रहे हैं तो आप देखिए उत्तर पुस्तिका का पेज कैसा है, बहुत पतला तो नहीं है। आप ध्यान रखें 70 जीएसएम से कम की अगर उत्तर पुस्तिका होती है तो आगे लिखेंगे और पीछे छप जाएगा, तो आपकी सुंदर सी लिखावट में डबल अगर कलर आएगा तो लिखावट सुंदर नहीं आएगी। कई बार होता है कि आगे लिखते हैं पीछे छप जाते हैं। मैं अभी पिछली बार कई छात्रों की कॉपी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया हूं तो देखा गया है कि राइटिंग अच्छी है पर दोनों की स्याही एक दूसरे से मिक्स हो जा रही है तो कॉपी की सुंदरता खराब हो जा रही है। इसलिए आप जब भी उत्तर पुस्तिका का चुनाव करें तो आपकी कॉपी A4 साइज से छोटी ना हो, उसका पेज 70 जीएसएम से कम ना हो, यानी कि ऐसा लिखें कि एक साइड लिखे तो दूसरे साइड वो छपे नहीं, ताकि आपकी लिखावट सुंदरता बनी रहे और आपको एक अच्छा नंबर मिले। अगली बात करें मार्जिन। छात्र जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो दोनों साइड, कॉपी के दोनों साइड, जैसे मेरा व्हाइट बोर्ड है इस साइड भी इतना छोड़ दिए और उस साइड भी उतना छोड़ दिए, बीच में पतली सी लाइन में लिख रहे हैं। ये बिल्कुल उत्तर पुस्तिका का दुरुपयोग है। जब आपके पास लिमिट दिया हुआ है कि आप 32 पेज के अंदर ही लेखन कार्य करना है तो आप उत्तर पुस्तिका का बिल्कुल दुरुपयोग ना करें। जितना हो सके पतले से पतला मार्किंग लेफ्ट साइड में छोड़े, राइट साइड में मार्किंग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में दोनों साइड मार्जिन छोड़ते हैं जिसमें एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं कि जो प्रत्येक प्रश्न में नंबर देने होते हैं तो सामने जगह छोड़ देते हैं। इधर प्रश्न संख्या लिखने के लिए जगह होती है और सामने नंबर देने की जगह होती है एक लाइन के उत्तर में, क्योंकि हर प्रश्न के सामने उत्तर नंबर लिखना पड़ता है किस प्रश्न में कितना नंबर मिला। लेकिन ये आपके जो प्रश्न है बीएड और एमएड के जो प्रश्न हैं वो अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जिसको आप 3 पेज, 5 पेज, 6 पेज लिखते हैं और उसका नंबर आखिरी में कैलकुलेट होता है, तो उसमें अलग से राइट साइड मार्जिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान रखें उत्तर पुस्तिका के मैक्सिमम एरिया का यूज करें, कम से कम मार्जिन छोड़ें, अधिक से अधिक लिखें। क्यों? क्योंकि आपको नंबर बेहतर मिलेगा, अधिक मैटर आप लिख पाएंगे। तो केवल बाएं साइड ही पतली सी मार्जिन छोड़े, इसमें नंबर वगैरह आप लिख सकें 1 2 3 4 या ABCD जो लिखना है आपको ओवर लिखना है उसके लिए पतली सी मार्जिन छोड़े, बाकी राइट साइड मार्जिन छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे आपका कॉपी का एरिया बड़ा होगा, आपको लिखने के लिए बड़ा एरिया मिलेगा। क्योंकि आपके पास लिमिटेशन है 32 पेज में ही सारे उत्तर को समाहित करना है। आगे बात करें लाइन छोड़ना। मैं तमाम बच्चों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करा था तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे एक लाइन हेडिंग देने के बाद 3 लाइन छोड़कर फिर लिखना शुरू कर देते हैं। इस तरह लगता है कि हम उत्तर पुस्तिका तो 6 पेज लिख दिए हैं, और उस मैटर को हम कंप्रेस करते हैं तो 3 पेज का मैटर होता है।
तो आप 6 पेज के मैटर को आपने बढ़ा बढ़ा के 3 पेज के मैटर को 6 पेज में छाप दिया है और आप उम्मीद करते हैं कि वो 16 में 14 नंबर मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूल्यांकन करता उस पर फोकस करता है कि आपने कॉपी का कैसे उपयोग किया है, कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया है। तो आप ये ध्यान रखें कि बिल्कुल लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो शब्दों के बीच की दूरी है, मैं ऐसे भी छात्रों को देख रहा हूं जो कॉपी भरने के चक्कर में, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कॉपी के पेजेस गिन के नंबर देते हैं, लेकिन जो अनुभवी और होशियार शिक्षक होते हैं वो बच्चों के कॉन्सेप्ट, शब्दों का आकार, राइटिंग सब कुछ देखते हैं कि किन शब्दों का प्रयोग हो रहा है और कितना बड़ा बड़ा करके कॉपी भरा गया है। तो आप सामान्य शब्दों का चुनाव करें जिससे आदमी को 25 सेंटीमीटर से दिख सके, पढ़ सके। वो बहुत छोटे नहीं और बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें। राइटिंग का जो फॉन्ट है बहुत बड़ा ना रखें और शब्दों के बीच की दूरी होती है। कई बच्चे काफी दूर दूर लिख के कॉपी भर देते हैं, हम तो पूरे 32 पेज हमने भर दिया है, हमको 80% मिलना ही है। लेकिन ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना करें। आप कॉपी को ठीक ठाक सुसंगठित रूप से लिखें ताकि आप अच्छा नंबर पा सके। आगे बात करूं तो पेज ब्रेक। हमने देखा है कि 32 पेज की कॉपी में 5 प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं, तो छात्र ऐसे डिवाइड कर देते हैं 6-6 पेज के एक उत्तर। वो क्या करते हैं, 5 पेज में उत्तर लिखते हैं और 6वें पेज की 3 लाइन को छू के निकल जाते हैं। उस तरह का क्या होता है कि हमने 6 पेज लिख दिया, कॉपी भर गई है। लेकिन ये कदापि ठीक नहीं। अगर अच्छा नंबर आपको पाना है तो 6वें पेज की आखिरी लाइन का उपयोग करें आप। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि आपके पास लिमिटेशन है 32 पेज की, 32 पेज में गागर में सागर आपको भरना है, तो आप हर लाइन की वैल्यू को समझें, कोई भी लाइन अतिरिक्त ना छोड़ें। और जहां क्वेश्चन एंड हो रहा है, पेज ब्रेक करने की बात आ रही है, तो मैं तमाम छात्रों को देख रहा हूं कि 6वें पेज में 4 लाइन 5 लाइन लिख के छोड़ दिए और 7वें पेज से फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दिए। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप 6वें पेज के एंड तक लिखें। फॉर एग्जाम्पल 32 पेज की कॉपी है, एक पेज कवर हो गया, आपके पास 31 पेज बच रहे हैं। 31 पेज में एक कोई भी क्वेश्चन 7 पेज का कर दीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन 6 पेज के करिए। लेकिन 6 पेज मतलब 6 पेज, मार्जिन कम होगा। पेज ब्रेक एकदम आखिरी तक, लाइन नहीं छोड़ेंगे। ये सब बातें अब हम देख लेते हैं प्रश्नों के वर्गीकरण के बारे में। जो दूसरी व्यवस्था है, हमने अभी तक उत्तर पुस्तिका के फिजिकल कैसी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कैसी होनी चाहिए, उसका कितना मार्जिन छोड़ना है, शब्दों का प्रयोग कैसे करें, अक्षर का प्रयोग कैसे करें, इन सब के बाद हम चर्चा करेंगे प्रश्नों का वर्गीकरण। आपके पास बीएड और बीएड में अक्सर देखा गया है कि 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का चुनाव करना होता है, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो आप उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लिखें जिनके समस्त पहलू के बारे में आपको मैटर मिल रहा है या आपको जानकारी है। कई बार होता है कि हम आधे प्रश्न का उत्तर ढूंढ पा रहे हैं, है हमारे पास या हम जानते हैं, और आधे प्रश्न को हम बना के लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके बारे में कोई भी जानकारी हमको पहले से नहीं है। हम जबरदस्ती का उसको फेकोलॉजी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके पास 2 विकल्प है, 2 में से किसी एक प्रश्न का अगर चुनाव आपको करना है तो आप उस प्रश्न का चुनाव करें जिसके बारे में आप बेहतर ढंग से उत्तर लिख सकते हैं। मैं बात करूं रूपरेखा से लेकर संदर्भ ग्रंथ तक के सिनॉप्सिस का फॉर्मेट होता है, खासकर हमारे शिक्षा विभाग में उपयोग किया जाता है कि रूपरेखा प्रस्तावना बनाएं। आप उस प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उतना ही लिखे। मैं अभी एमए के छात्रों की उत्तर पुस्तिका की जांच किया हूं, उसमें मैंने पाया कि उसमें लिखा है अधिगम क्या है, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अब अधिगम क्या है, अधिगम क्या के उत्तर में आएगा अधिगम का अर्थ और परिभाषा, और अगला हेडिंग सीधे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब बच्चे ने क्या लिखा, अधिगम का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषता, आवश्यकता, महत्व और प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न में अगर पूछ रहा है अधिगम क्या है, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, तो अधिगम का रूपरेखा, प्रस्तावना, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, और बहुत आवश्यकता हो तो अधिगम की प्रकृति या विशेषता 2-4 लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि अधिगम क्या है में वो शामिल हो सकता है अगर आपका मन है तो। और आखिरी हेडिंग अधिगम की विशेषता या जो पूछ रहा प्रभावित करने वाले कारक। तो फिर से रिपीट करूं, अधिगम क्या है, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें, तो इसमें रूपरेखा, प्रस्तावना, अधिगम का अर्थ, परिभाषा और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, निष्कर्ष, संदर्भ ग्रंथ सूची। ये आपका जो प्रश्न पूछ रहा है उसका सटीक उत्तर होता है, लेकिन आप अनावश्यक रूप से उसमें प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व लिखेंगे तो ध्यान रहे उसका कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सटीक उत्तर देंगे और उसी उत्तर का ही मूल्यांकन होता है। एक अच्छा मूल्यांकन करता उसका ध्यान रखता है। और कुछ मूल्यांकन करता ऐसे भी है जो बस पेजेस गिनते हैं, हाँ लिखा हुआ है और नंबर देते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। आपके पास अभी भी अवसर है, जिन छात्रों की परीक्षाएं होने वाली हैं उस बात का ध्यान दें कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आगे बात करूं मैं डायग्राम और फ्लो चार्ट का उपयोग। आवश्यकता पड़ने पे आप कुछ डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा कि पेड़, फूल, पत्ती ढेर सारे बना के पूरे पेजेस भर दिए हैं। मैं अभी एमएड की बात करूं तो एक छात्र ने एक पेज में रूपरेखा खूब सुंदर सुंदर डिजाइन करके
तो भाई ये कोई कला का पेपर नहीं है, आपके आर्ट्स की परीक्षा नहीं हो रही है, आपको उसका उत्तर लिखना है, न कि डायग्राम। बहुत फोकस करना है डायग्राम के ऊपर। आप फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, लेकिन उसमें बहुत समय व्यतीत ना करें, बहुत पेजेस खराब ना करें। आप, मैं मानता हूं कि सुंदरता अच्छी बात है, ऑनलाइन में पर्याप्त समय है आपके पास, आप उसकी अच्छे से सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पेज एरिया को कम से कम खराब करें, रिटन एरिया को अधिक से अधिक उपयोग करें, खाली डायग्राम बनाने में अपना पेज खराब ना। तो जहां आवश्यक है वहां फ्लो चार्ट और डायग्राम का उपयोग करें, और कम से कम आप फ्लो चार्ट और डायग्राम, फूल पत्ती, पेड़ बनाने के चक्कर में बहुत पेजेस कवर ना करें। आप रिटन एरिया को बढ़ाएं और फ्लो चार्ट को, डायग्राम एरिया को कम करें। आगे बात करें, कुछ छात्रों ने ऐसी एक लाइन लिखा है, खुद लिखें खुदा पढ़ें। कुछ छात्र ऐसा लिखते हैं कि खुद लिखे और खुदा पढ़े, खुद लिखने के बाद वो खुद भी नहीं पढ़ पाते कि हमने लिखा क्या है, और ऐसे छात्र बीएड एमएड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और पास होने की उम्मीद करते हैं। तो आपका लेखन अभी आपको ऑनलाइन परीक्षा में दिया गया है, दिन भर का पर्याप्त समय होता है, आप आराम से हैंड राइटिंग ऐसा लिखें कि खुद लिखे और सभी पढ़ें। आप, मैं ऐसे उम्मीद नहीं करता कि बहुत सुंदर राइटिंग लिखी है किसी से लिखवा के लिए आए, आप खुद स्वयं लिखें, अपने हाथ से लिखें, लेकिन ऐसा लिखें कि उसे कोई भी मूल्यांकन करता आराम से खुली आंखों से पढ़ सके, उसके लिए दूरबीन चश्मा लगाने की आवश्यकता ना पड़े। आप स्पष्ट लिखें, जो भी शब्द लिखें स्पष्ट लिखें। फिर से बोलूंगा, खुद लिखें खुद आप पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुद लिखें और सभी पढ़ सकें, ऐसे शब्दों का, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें, साफ साफ लिखें। अगला है सही कलम का चुनाव। ये बातें बहुत छोटी बात है पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। तमाम बच्चों को मैंने जेल पेन, पायलट पेन या फिर इंक पेन का इस्तेमाल करते हुए देखा है। आप समझ पा रहे हैं, बरसात के मौसम में नमी के कारण आप जब पेन लिखते हैं तो उसकी नमी पीछे पेज तक उलट के जाती है और पीछे उभर के आता है। देन अगर कहीं थोड़ी बहुत पानी गिर गया तो फैल जाता है। इसलिए ध्यान रखें, आप हमेशा परीक्षा में बॉल पेन का इस्तेमाल करें, इसको हम डॉट पेन बोलते हैं। और याद रहे, अगर आप पेन का चुनाव करते हैं तो बहुत कुछ बच्चों को हमने देखा है कि नीले पेन को पकड़ लिया, नीले पेन से पूरा उत्तर लिख दिया। उसमें मेन लाइन कौन है, साइड लाइन कौन है, हेडिंग कौन है, सिनॉप्सिस कौन सा है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, अंडरलाइन, नोटेड कामा, सब कुछ उसने ब्लू पेन से ही पूरा कर दिया। मैं तमाम छात्रों को देख रखा हूं। तो आप ऐसी गलती ना करें, कम से कम दो तरह के इस पेन का इस्तेमाल करें, ब्लू और ब्लैक। ब्लैक पेन से आप हेडिंग, इनवर्टेड कामा, अंडरलाइन इत्यादि का उपयोग करें, और नीले पेन से आप डिस्क्राइब करें या लेखन कार्य करें। जैसे आपने अधिगम का अर्थ लिखना है तो हेडिंग आप काले पेन से लिख दिए और आप उसको अर्थ के बारे में आप नीले पेन से लिख रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर नोटेड कामा काले पेन से कर दिया, आपने अंडरलाइन काले पेन से कर दिया। कोई स्पेसिफिक ईयर है या कोई नाम है, किसी वैज्ञानिक का नाम है, किसी शोधकर्ता का नाम है, उसको आप काले पेन से अंडरलाइन कर दिए, जिससे आप एक दूसरे स्पष्ट होकर दिखता है, हाँ काले पेन में हेडिंग, ये हेडिंग है और ये डिस्क्राइब किया हुआ है। इसलिए पेन, डॉट पेन का इस्तेमाल करें, इसको हम बॉल पेन कहते हैं, जो ठीक ठाक चले, सुंदर चले। और आगे देखेंगे अंडरलाइन और इनवर्टेड कामा का प्रयोग। हम तमाम छात्रों की उत्तर पुस्तिका जब जांच करते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि परिभाषा क्या है, कोटेशन क्या है, कोई फर्क नहीं है। वो एक वाक्य लिख रहा है कि परिभाषा लिख रहा है कि कोटेशन लिख रहा है, ना कोई अंडरलाइन, ना कोई नोटेड कामा। आपने पुस्तकों में भी पढ़ा होगा और देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की परिभाषा लिखी होती है तो उसको इन्वर्टेड कामा में कोटेशन किया जाता है और आप ये सब भूल जाते हैं। छात्र एक लाइन से लिखना शुरू कर देता है, महात्मा गांधी के अनुसार फलाने फलाने फलाने। पर आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ये गलतियां जो छात्र दोहरा रहे हैं, मैं जानता हूं बहुत फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। आपके पास अभी भी अवसर है, तो आप अंडरलाइन और इन्वर्टेड कामा का सही प्रयोग करना सीख जाइए। आगे बात करूं, कवर पेज ठीक से भरें। मैंने तमाम छात्रों का कॉपी चेक किया, इसमें कुछ बच्चों ने सिग्नेचर तक करना भूल गए, कुछ बच्चों ने रोल नंबर लिखा है तो नामांकन नंबर लिखना भूल गए, वो ठीक से भर नहीं पा रहे। पेपर का नाम क्या है और क्या भर रहे हैं, प्रश्न पत्र संख्या क्या है, वो ठीक से भर नहीं पा रहे हैं। हर प्रश्न पत्र के ऊपर एक कोड होता है, कोड नहीं भर पा रहे हैं। तो ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें आई हैं। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा है, हम उसको ठीक कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। ये गलत इंप्रेशन देता है आपके मूल्यांकनकर्ता के ऊपर कि आपको कवर पेज भरने नहीं आ रहा है, तो आप एक अच्छे छात्र कैसे बनेंगे, एक अच्छे शिक्षक कैसे बनेंगे। तो आगे देखते हैं सही भाषा में लेखन। मैंने कुछ छात्रों की कॉपी में ऐसा पाया कि उन्होंने हिंदी लिखना शुरू किया है, आगे उन्होंने अंग्रेजी लिखना शुरू कर दिया है। कुछ इंग्लिश मीडियम के छात्रों ने कुछ हिंदी लिखा है, कुछ अंग्रेजी लिखा है, और उनका माध्यम स्पष्ट है कि वो हिंदी माध्यम से तो हिंदी में लिखे और इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में उत्तर लिखे। दोनों मिक्स ना करें, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता को इस बात से तकलीफ हो सकती है। आपका माध्यम अगर हिंदी है तो हिंदी लिखें, आपका माध्यम अंग्रेजी तो अंग्रेजी लिखें। उनको माध्यम नहीं पता आप किस माध्यम से हैं, लेकिन आप जब दोनों मिलाकर लिखते हैं तो ये मूल्यांकनकर्ता को कंफ्यूज करता है कि बच्चा हिंदी मीडियम का तो हिंदी में लिखे भाई,
इंग्लिश मीडियम होता है, इंग्लिश में लिखे, आप मिक्स लैंग्वेज का यूज ना करें। हाँ, पर्टिकुलर एक दो शब्द आपने अंग्रेजी में लिख दिए, जैसे अधिगम की परिभाषा आगे लिख दिया डेफिनेशन, वो चलेगा, वो मेन लाइन हेडिंग है वो चलेगा। लेकिन आपने आधी कॉपी 2 पेज हिंदी लिखा, फिर 2 पेज अंग्रेजी में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप जिस भाषा का चुनाव अपने परीक्षा के दौरान किया है उस भाषा में उत्तर लिखें, नहीं तो आपकी किसी एक भाषा के ही उत्तर का मूल्यांकन किया जाएगा, दूसरी भाषा का उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपने अंग्रेजी और हिंदी दोनों लिखा है, या तो हिंदी का मूल्यांकन होगा चाहे अंग्रेजी का मूल्यांकन होगा, क्योंकि आप मल्टी लैंग्वेज लेके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बीएड एमएड में किसी एक भाषा का चुनाव करना पड़ता है। मैं मानता हूँ बीए बीएससी में मिक्स लैंग्वेज चलता है, लेकिन बीएड एमएड में आपको पर्टिकुलर परीक्षा फॉर्म के समय कहा गया होगा कि आप लैंग्वेज आपका क्या रहेगा, भाषा क्या रहेगा, मीडियम क्या रहेगा। तो आप बोलते हैं हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो आप जिस मीडियम के हैं उस मीडियम की भाषा का उपयोग करके ही उत्तर लिखें। साथ में बात करें कि प्रश्नों का चुनाव सटीक ढंग से करें, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं कि प्रश्न जब आप चुनते हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो सभी इसको उत्तर लिखते हैं, और आप उन्हीं प्रश्नों का चुनाव करें जिनके उत्तर आपको ठीक से पता हो, ठीक से ढूंढने से मिल जा रहा है, या आप उसकी व्यवस्था कर लेंगे। आप कोई भी बनावटी बातें ना लिखें। हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। हम जब घर में होते हैं, परीक्षा भवन में होते हैं, तो हमारे पास प्रेशर होता है कि 3 घंटे में कॉपी जमा करनी है, तो हम क्या करते हैं, प्रश्न नहीं भी आता तो मोडिफाई करके उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के लिख देते हैं। लेकिन यहाँ तो समय सीमा नहीं है, यहाँ पास गूगल है, पुस्तकें हैं, आपके टीचर्स हैं, आपका कॉलेज है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप किसी से पूछ के बातचीत करके लिख सकते हैं। तो जब बातचीत करना है, पूछ के लिखना है, तो फिर बनावटी बातें क्यों, हम उसको सटीक उत्तर क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं सटीक उत्तर लिखें और बनावटी बातों को छोड़ें। आपके पास दिन भर का समय होता है, अभी गवर्नमेंट ने कहा है समय सीमा दिया है, अगली बात होगी समय सीमा में उत्तर पुस्तिका का लेखन कर लें। कई बच्चे गैर जिम्मेदार होते हैं, जैसे अभी शासन ने परीक्षा का समय दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक परीक्षाएं होंगी, 30, 31, 1, 2, 3, 4, मतलब 6 दिन में 6 पेपर, डेली 1 पेपर, और 5 तारीख को महाविद्यालय में जमा करना है। इतना आसान काम, जो पेपर हमको 3 घंटे में लिखना होता वो पेपर हम 24 घंटे में मिल रहा है समय। और कुछ छात्र ऐसे, उनके लिए कौन से शब्द का उपयोग करूं, आलसी कहूं या फिर बदमाशी कहूं, वो ऐसे छात्र हैं जो 24 घंटे में उनका आंसर शीट कंप्लीट नहीं हो पाता है। कुछ छात्र क्या सोचते हैं, 3 दिन आराम कर लो, घूम लो, आखिर के 3 दिन में 6 पेपर लिख लेंगे, और फाइनली होता क्या है, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं और कुछ भी उत्तर लिख के खुद लिखे खुदा पढ़े वाला हालात कर देते हैं, कुछ भी छाप के लाके जमा कर देते हैं। आपके पास इतना अच्छा अवसर है। लॉकडाउन को कुछ लोगों ने मजबूरी समझी है, कुछ लोगों ने अवसर समझा है। जिन्होंने मजबूरी समझी बस खाली पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठेल ठाल पास तो हो जाएंगे। तमाम बच्चे फेल भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अवसर के रूप में लिया है और अच्छा मेहनत किया है, मेहनत करने के बाद अच्छे अंक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे जो 95%, 96% पा रहे हैं, और कुछ छात्र ऐसे जो बस मुश्किल से 45% लेके पास हो रहे हैं। तो आप अपनी गणना किन छात्रों में करना चाहते हैं वो आप डिसाइड करें। लेकिन मैं फिर से कहूं कि आप जिस दिन आपका पेपर होगा, एक दिन में कम से कम एक उत्तर पुस्तिका अवश्य लिखें। आपको उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए 6 पेपर लिखने के लिए 6 दिन का समय दिया गया है। प्रॉपर उस डेट पे उस उत्तर पुस्तिका का लेखन कंप्लीट कर लें। आप सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी से अगर 8 घंटा भी ड्यूटी करते हैं, 8 घंटा भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो 3 घंटा के बजाय 8 घंटा आपको कितना अधिक समय मिल रहा है, 3 गुना समय लगभग मिल रहा है। आपके पास 24 घंटे, आपको सोना भी उसी में है। आप 8 घंटे की नींद ले सकते हैं, 2 घंटे दिनचर्या में, 10 घंटे, 14 घंटे में आप लिख सकते हैं कॉपी। और कुछ बच्चों की शिकायत होती है, सर हमारी कॉपी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो आपसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है, आपसे बड़ा लापरवाह कोई नहीं है। आपको शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है। आप 3 घंटे की कॉपी को 14 घंटे में लिख कर नहीं दे पा रहे हो। जिसको अपने मन से लिखना हो तो उसको देख कर नहीं लिख पा रहे हो। आप किस हक से बोलते हो कि मैं एक अच्छा छात्र बनूंगा, मुझे अच्छा नंबर चाहिए, या मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा? आपके पास अधिकार नहीं है बोलने का। इसलिए ध्यान रहे कि आप एक कॉपी को एक दिन में पूरा कर लें। चाहे कोई भी छात्र हो, उनको यूनिवर्सिटी ने अगर 5 तारीख को समय दिया, डेडलाइन दिया है, अगर वो दूर के छात्र हो तो 2 दिन पहले से स्पीड पोस्ट कर दें। अगर कहीं स्पीड पोस्ट वाले छात्र हो, चूंकि गवर्नमेंट अभी स्पीड पोस्ट के बारे में बिल्कुल फोकस नहीं दे रही है, क्योंकि 7 दिन के अंदर आपको उत्तर पुस्तिका लिख के 7वें दिन पहुंचाना है, 6 दिन में लिखना है और 7वें दिन पहुंचाना है। अगर दूर के छात्र हो, मैं उनसे कह रहा हूं जो स्पीड पोस्ट करना है इनको, वो 3 दिन में 6 कॉपी लिखे और 4थे दिन स्पीड पोस्ट कर दें, ताकि 7वें दिन महाविद्यालय में पहुंच जाए। एक समय सीमा में पहुंचता है तो आपकी कॉपी का इंप्रेशन अच्छा होता है, मूल्यांकन ठीक ठाक होता है। आप जब खुद लेट लतीफ करते हैं तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन करता है इस बात से नाराज होता है, आपका महाविद्यालय भी आपसे नाराजगी जाहिर करेगा। इसलिए समय सीमा के अंदर कॉपी जमा करें। एक कॉपी का लेखन एक दिन में कर ले। सुबह आप नाश्ता वास्ता करके बैठे। अगर कई छात्र ऐसा कहते हैं कि तमाम तरह के काम है, आप सोच के देखो, परीक्षा होते तो क्या करते? अपना फोन रख देते साइड में, परीक्षा भवन में जाकर 3 घंटा बैठ के एग्जाम देते हैं। आप मान के चलो कि हम परीक्षा भवन में 3 नहीं 6 घंटा के लिए बैठने वाले हैं।
फोन रखो साथ में, कुछ कोटेशन देखने के लिए, परिभाषाएं देखने के लिए उसका उपयोग करो। कुछ छात्र बस दोस्तों से बात, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, इसी चक्कर में दिन बर्बाद और कॉपी पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर आपको अपनी जिम्मेदारी को समय से पूरा करना है तो मैं कहूंगा कि आप एक उत्तर पुस्तिका का लेखन एक दिन में पूरा कर लें, जो नजदीक के छात्र हो, और समय सीमा के अंदर 5 तारीख का डेट दिया है, 5 तारीख को आप वहां पे आके महाविद्यालय में बाई हैंड सबमिट कर दें। जो दूर वाले छात्र हैं वो 3 दिन में 6 उत्तर पुस्तिका का लेखन करें और चौथे दिन स्पीड पोस्ट कर दें। जबकि स्पीड पोस्ट के बारे में कोई खास निर्देश नहीं दिया गया है, सभी को बाई हैंड ही आके जमा करना है। कोरोना खत्म हो चुका है, 2 अगस्त से महाविद्यालय खुल चुके हैं, नोटिस आ गया महाविद्यालय स्कूल खुलने का, इसलिए मैं स्पीड पोस्ट के बारे में सुझाव नहीं दूंगा। सभी छात्र स्वयं 5 तारीख के पहले उपस्थित होकर जमा करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बीएड, एमएड या ऐसी किसी परीक्षा में अगर आपको कोई समस्या होती है, किसी प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढने में नहीं मिल पाता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। आपको सिनॉप्सिस बनाने में, आपको उत्तर के सही लेखन में, या ऑनलाइन परीक्षा में कैसी लिखावट होनी चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, कैसा इंप्रेशन होना चाहिए, संदर्भ सूची किसे कहते हैं, कहाँ से मिलेगा, कैसे क्या करते हैं, अगर इस सब की आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। हम आपके कमेंट का बेहतर इंतजार करते हैं, आपको जवाब देते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने सहपाठियों को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।